नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं भारत में उद्योगों के बारे में। तो दोस्तों, यदि हम इंडस्ट्री की बात करें भारत में, तो भारत प्राचीन समय से ही 1853 के आसपास से जब भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई थी, वहाँ से आज भारत एक समृद्ध राष्ट्र की ओर बढ़ा है। तो उसमें उद्योगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उद्योगों का तात्पर्य मतलब उद्योगों का अर्थ है उच्च आर्थिक क्रियाओं से जिनका संबंध वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन और उनके संवर्धन से होता है। अर्थात दोस्तों, यानी अगर हम किसी वस्तुओं को आयात या निर्यात कर उनके मूल्यों को हम एक निर्धारित करते हैं, उनके मूल्यों को अगर हम बाजार के दाम पर तय करते हैं, ये सभी जो वस्तुएं हैं जो आयात या निर्यात के संवर्धन से संबंधित है, ये सभी उद्योग के एक भाग है। जैसे दोस्तों, आप अगर कोई टूथपेस्ट खरीदते हैं, कोई कलम खरीदते हैं, तो एक कंपनी आई, उसने देखा कि 10 लोग हैं, इन्हें 10 कलम की ज़रूरत है। उस कंपनी ने कलम बनाना शुरू कर दिया, उस कंपनी ने कॉपी किताबें बनाना शुरू कर दी, उस कंपनी ने बोर्ड मार्कर या अन्य कोई सामान जो घरेलू ज़रूरतों के लिए है वो बनाना शुरू कर दिया, और यही आबाद में एक उद्योग कहलाया। जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग मारुति, टाटा, होंडा, हीरो, बीएसएनएल, रिलायंस, टाटा, एयरटेल, ये सभी क्या हैं दोस्तों? ये सभी उद्योगों के एक अंग हैं। अगर भारत में औद्योगिक विकास की बात की जाए तो भारत में औद्योगिक विकास दोस्तों प्राचीन काल से ही है। जहां हम लोग रेशमी हड़प्पा सभ्यता में भी दोस्तों हम लोगों ने बंदरगाह देखे, आयात निर्यात के लिए देखे, उसमें हमने टेरिकोटा, कपास, इन सभी का उत्पादित भागों का विश्व में अलग अलग जगहों पे हमने बाजार खंड के अंदर उनका आयात देखा, उनका निर्यात देखा। दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद आधुनिक भारत में औद्योगिक विकास का क्रम 1853 से माना जाता है, जहां हम स्वतंत्रता से पूर्व औद्योगिक विकास की बात करते हैं और स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक विकास की बात करते हैं। विकास की बात की जाए तो भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत 1853 में चारकोल पर आधारित प्रथम लौह संयंत्र स्थापित किया गया था, जो असफल रहा। लेकिन भारत में पहला सफल कारखाना 1854 में कवासजी डाबर द्वारा मुंबई में सूती मिल की स्थापना की गई, जो कि भारत में प्रथम सफल उद्योग रहा। कोलकाता के पास रिसरा की जूट मिल की स्थापना के साथ, जो 1855 में हुआ था, औद्योगिकों के आधुनिक उद्योगों का विकास भारत में शुरू हो गया। अगर दोस्तों स्वतंत्रता पश्चात भारत में औद्योगिक विकास की बात की जाए तो स्वतंत्रता के समय भारत का औद्योगिक विकास मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तुओं तक सीमित था। ये सभी पॉइंट इसमें छोड़िए दोस्तों, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, और वो पॉइंट है ये, दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा अप्रैल 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति आई थी। इसे आप क्वेश्चंस लगा लो, वीवीआई कर लो, स्टार मार्क रख लो दोस्तों, कि भारत में पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? तो 6 अप्रैल 1948 को। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर लिख लेंगे। औद्योगिक नीति दोस्तों आई थी अप्रैल 1956 में, पहली 48, दूसरी 1956 में। इसके बाद दोस्तों आपको नई औद्योगिक नीति, इसके बाद दोस्तों 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के नाम से एक नई औद्योगिक नीति की शुरुआत की गई दोस्तों, और इसे नाम दिया, इसे ढांचा बनाया था आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो पहले वित्त मंत्री थे 1991 के दौरान। पहले वित्त मंत्री मतलब उस समय 91 से 2014 तक प्रधानमंत्री भी बने रहे। हैं भारत में लौह इस्पात उद्योग। अब हम अलग अलग उद्योगों की बात करते हैं दोस्तों। तो भारत में अगर लौह इस्पात उद्योग की बात करें तो भारत में लौह इस्पात उद्योग के क्रम में सबसे पहले
बंगाल यानी आज के पश्चिम बंगाल में जो क्या कहते हैं एक जगह है कुल्टी, जहां बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना 1874 में की गई थी और बाद में इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रख दिया गया। में लौह इस्पात उद्योग में भयानक क्रांति आई दोस्तों। अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में लौह इस्पात उद्योगों को स्वतंत्रता के बाद बढ़ावा दिया गया, जहां पे आपको बोकारो स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, विजयनगर स्टील प्लांट बिठाए गए। लेकिन आज़ादी से पहले बराकर आयरन वर्क्स के स्थापना के बाद लंबे समय तक दोस्तों भारत लौह इस्पात उद्योगों से अछूत रहा, जहां कोई भी लौह इस्पात उद्योग नहीं रहे। लेकिन वर्ष आया दोस्तों 1907 का, जहां जे.एन. टाटा ने झारखंड के जमशेदपुर में एक स्वर्णरेखा नदी के किनारे एक टाटा आयरन और स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की दोस्तों। और वहां से शुरू होता है भारत में लौह इस्पात उद्योगों की क्या कहते हैं विकास का दौर। टिस्को उस समय पूर्वी बिहार और उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को न सिर्फ रोजगार देता था, जबकि यह उद्योग भारत को समृद्ध बनाने के लिए एक नया कदम था। 1918 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको की स्थापना की गई। 1907 में क्या कहते हैं जमशेदजी टाटा के द्वारा, जे.एन. टाटा यानी जमशेदजी टाटा के द्वारा झारखंड के जमशेदपुर में पहला सफल बोल रहे हैं हम बराकर आयरन वर्क्स। 1854 में जो बंगाल आयरन वर्क्स का स्थापना किया गया, उसे बराकर आयरन वर्क्स 74 में नाम दे दिया गया। लेकिन इन सभी के बाद दौर शुरू होता है लौह इस्पात का 1907 में। फिर 1918 में आपको बंगाल के बर्नपुर में दामोदर नदी के किनारे दोस्तों इसको की स्थापना की जाती है। उसके बाद दोस्तों 1923 ईस्वी में कर्नाटक के शिमोगा जिला कर्नाटक में दोस्तों VISL विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क की स्थापना की जाती है। के बाद दोस्तों भारत में सबसे पहले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL भिलाई यानी इसे भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक रही थी दोस्तों। इसी दौरान 1955 में अमेरिका यानी रूस, सोवियत संघ और भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ और भिलाई में स्टील प्लांट की स्थापना की गई, जो आज भिलाई मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। मध्य प्रदेश के भिलाई एक दुर्ग जिला है, अब छत्तीसगढ़ में चला गया है। ठीक है, 1955 में दोस्तों ये स्थापना की गई और 1959 में इसमें उत्पादन शुरू हो गया। इसमें कोयला की प्राप्ति कोरबा, बोकारो और झरिया, ये तीनों झारखंड में है, यहाँ से प्राप्त होती है। अब हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL जो कि आपको जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था दोस्तों, इसकी स्थापना भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हमने बोला 1956 से 61। 55 में हुआ था भिलाई इस्पात संयंत्र, 59 में हुआ है राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, और इसके बाद हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर जो कि आज के पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना भी दूसरी पंचवर्षीय योजना ब्रिटेन की सहायता से हुई थी। योजना में दोस्तों लौह इस्पात पर ज़्यादा ध्यान दिया गया दोस्तों। लौह इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग को चरम पे पहुंचाया गया दोस्तों। सरकार ने सबसे ज़्यादा उद्योगों पे ध्यान दिया। इस दौरान तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई, जो आज भी चल रहा है दोस्तों, जहां आज भी आपको क्या कहते हैं इस्पात का क्या कहते हैं उसको निर्माण प्रारंभ है। इसके बाद दोस्तों विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र 1979 में इसके भारत सरकार ने इसकी स्थापना की। अगर बात करें तो दोस्तों यह पहला ऐसा लौह इस्पात संयंत्र था जो समुद्र के किनारे खोला गया था दोस्तों। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आपको इस्पात संयंत्र की शुरुआत, एक तो विश्वेश्वरैया कर्नाटक के बाद दक्षिण भारत में विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र ने एक बड़ा योगदान दिया दक्षिण भारत को समृद्ध बनाने में।
इसके बाद है दोस्तों सेलम इस्पात संयंत्र, जो आज के तमिलनाडु में है, सेवराय की पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों। 1982 से यह कार्य में आया और स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है दोस्तों। इसके बाद कर्नाटक के विजयनगर में बेल्लारी जिला में है दोस्तों। यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ी से लोह अयस्क प्राप्त किया जाता है और विजयनगर स्टील संयंत्र की स्थापना की गई, जो कि दोस्तों आज कर्नाटक हॉस्पिटल बेल्लारी जिला में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की 1973 ईस्वी में दोस्तों 2000 करोड़ पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहां इस्पात कारखानों को नियंत्रित करके उनके संचालन हेतु एक नियंत्रण संस्था की स्थापना की गई। भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम और विश्वेश्वरैया इस्पात कारखाने को एक साथ मिलाकर इनको चलाने की जिम्मेदारी किसे दे दी गई? इस सेल को। सेल भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि इस्पात के सारे प्रोडक्टों पे अपना नियंत्रण रखता है। 2014 में भारत चीन, जापान और यूएसए के बाद विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश चौथे नंबर पे दोस्तों, ये हम आपको बता चुके हैं। स्पंज आयरन के उत्पादन में विश्व भारत में प्रथम स्थान पे है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। और भारत का पहला तटवर्ती विशाखापट्टनम, अभी जब हम पढ़ाए थे तो बोले थे कि समुद्र के किनारे स्थापित होने वाला पहला लौह इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम संयंत्र था। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत में एल्युमिनियम उद्योग की। लौह इस्पात उद्योग के बाद दोस्तों भारत में अगर धात्विक उद्योगों में किसी का स्थान है तो वो एल्युमिनियम उद्योग का है। एल्युमिनियम का दोस्तों आपको बिजली के तार बनाने में और बर्तन बनाने में मुख्य स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है और वायुयान के निर्माण में भी किया जाता है दोस्तों। धात्विक उद्योगों में एल्युमिनियम, अभी हमने बोला कि लौह इस्पात उद्योग के बाद दूसरा प्रमुख उद्योग है। और आपको अगर भारत में एल्युमिनियम उद्योग के विकास की बात करें तो भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से बंगाल में हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हीराकुंड उड़ीसा, रेणुकुंड उत्तर प्रदेश में 2 नवीन संयंत्रों की शुरुआत की गई थी दोस्तों। एल्युमिनियम कंपनियों की बात की जाए दोस्तों तो मद्रास एल्युमिनियम कंपनी तमिलनाडु के मैट्टूर में है। इसके बाद दोस्तों भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी बाल्को सोवियत संघ में है। सोवियत संघ की सहायता से कोरबा झारखंड में है। नाल्को फ्रांस की सहायता से दामनजोरी उड़ीसा में, हिंडाल्को यूएसए की सहायता से रेणुकूट और इंडाल्को कनाडा की सहायता से जेके नगर पश्चिम बंगाल, मूडी होता है झारखंड में और अलवाय माल्को इटली की सहायता से चेन्नई मेट्रोसलेम में है। वेदांता जर्मनी की सहायता से झारसुगुड़ा है। वेदांता दोस्तों भारत की सबसे प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी है आज के समय में। अगर एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का वैसे स्थान 8वां है, पूछा नहीं जाता, लेकिन दोस्तों इसे याद जरूर रखिएगा। और एल्युमिनियम संयंत्र परिषद 1981 में स्थापित किया गया, जिसका कार्यालय भुवनेश्वर में है। हैं लीड इंडस्ट्री यानी शीशा उद्योग की, तो भारत में शीशे का प्रयोग मिरर बनाने के साथ साथ दोस्तों गाड़ियों के कांच बनाने में और बहुत सारे आजकल दरवाजों में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों शीशे का प्रयोग आपको कांच, बैटरी, रबर, पेंटिंग प्रेस, ये सभी में प्रयोग किया जाता है। भारत शीशे का सबसे कम उत्पादन करता है, लेकिन फिरोजाबाद और सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा। शीशे के 2 प्रमुख केंद्र जो हैं दोस्तों वो है कलम कुछ ऐसा ना मिल सकता है जो कि चले, हाँ, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद। तो फिरोजाबाद और सिकोहाबाद यूपी में 1-2 ऐसे क्षेत्र हैं जो शीशा उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। करें तो इंडियन लीड लिमिटेड, इसका प्रमुख संयंत्र कारखाना जो है वो पश्चिम बंगाल में है।
इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग जस्ता उद्योग पे। तो जिंक का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमने बोला भारत में राजस्थान के ज्वार खानों से तांबा, जस्ता और चांदी का उत्पादन होता है। भारत में जस्ता चूंकि एक जंगरोधी धातु है, इसीलिए इसको इस्पात से जंगरोधी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और भारत में 4 प्रमुख जस्ता प्रगलन, जस्ता को गलाने का, प्रगलन का मतलब होता है मेल्टिंग सेंटर, जहां जस्ता को गला के उसे एक नया आकार रूप दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ा नाम चंदेरिया जिंक लेड स्मेल्टिंग कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड विशाखापट्टनम, याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी राजस्थान और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वस्त्र उद्योग की। तो वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ साथ सबसे संगठित व्यापक उद्योग भी है। अगर हम कृषि के बाद बात करें तो वस्त्र उद्योग सर्वाधिक रोजगार देता है। रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में कृषि के बाद वस्त्र उद्योग दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं भारत में सूती वस्त्र उद्योग की। तो भारत में आधुनिक सूती कपड़ा मिल सबसे पहले 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया दोस्तों। फिर 1854 ईस्वी में आपको कोवास जी डावर, अभी हम बताए थे दोस्तों, कोवास जी डावर द्वारा मुंबई में एक आधुनिक सूती वस्त्र की स्थापना की गई दोस्तों। और यहीं से भारत में सूती वस्त्र उद्योग का एक दौर शुरू हुआ दोस्तों। और 1856 में इसी मिल में मुंबई के पास जो लगाया गया था दोस्तों, इसमें उत्पादन शुरू हो गया। अगर जीडीपी में योगदान की बात करें तो जीडीपी में औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग 14%, जीडीपी में 4% अपना भाग देता है दोस्तों। अगर आपको ये कुछ सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित कुछ क्या कहते हैं उसको, एक उपनाम है, जैसे भारत का कॉटनोपोलिस मुंबई को कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर, ये एग्जाम में बहुतों बार आ गया है दोस्तों, इसे आप इम्पोर्टेंट मानेंगे। ये सभी पॉइंट दोस्तों जो घेरा में है, ये सभी पॉइंट दोस्तों भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोलते हैं। रेशमी वस्त्र उद्योग की बात करें तो रेशम के उत्पादन में भारत चीन के बाद, यानी कपास के उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ भी है, विश्व में कपास उत्पादन या रेशम उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर आता है। और हम जब पढ़ा चुके थे कपास तो बोले थे कि भारत में 5 तरह के आपको रेशम मिल जाते हैं, मूड़ी, ईरा, तसर, ओक, ये सभी मिलते हैं। भारत में पहली, ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, भारत में पहली रेशम मिल की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1832 हावड़ा में की गई थी दोस्तों। अगर हम ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करें तो भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग अपने आरंभिक समय से कुटीर उद्योग के रूप में जाना जाता है। मतलब दोस्तों घरेलू उद्योग, छोटे छोटे उद्योगों के रूप में ऊनी वस्त्र उद्योग शुरू से ही जाना गया, जहां कंबल, कालीन, शॉल, नमदा, लोई, इनका ऊनों से इनका निर्माण किया जाता है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली आधुनिक मिल 1876 कानपुर में लगाई गई थी और दूसरा 1881 धारीवाल पंजाब में लगाया गया था दोस्तों। पॉइंट जो ऊनी वस्त्रों से संबंधित है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पश्मीना ऊन आपको किससे प्राप्त होता है। भैरवी ऑप्शन में दे देंगे दोस्तों, आपको पश्मीना ऊन बकरी से, अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना कर्नाटक कानपुर में और दूसरा पंजाब में हुआ था, बोल ही दिए हम। ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है, रेशम का उत्पादक राज्य कर्नाटक है। और जूट उद्योग की बात करेंगे दोस्तों, जूट उद्योग में पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे आता है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान मैसूर में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का स्थापना आपको बियाना इसका मुख्यालय है। हैं जूट उद्योग की ओर। जूट उद्योग भारत में दोस्तों बांग्लादेश के बाद सर्वाधिक जूट भारत में ही दुनिया में उत्पादित होता है दोस्तों। आज़ादी से पहले भारत 1 नंबर पे था। बांग्लादेश के भारत से अलग होने के बाद बांग्लादेश विश्व में जूट निर्माण में 1 नंबर पे आ गया दोस्तों। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है।
जूट से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में प्रथम जूट का कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा 1855 में रिसरा कोलकाता के पास स्थापित किया गया था। दोस्तों, भारत में जूट निगम की स्थापना 1971 में 1971 में जूट निगम की स्थापना की गई थी। हम लोग चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री की ओर। तो दोस्तों, भारत में वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पाद आधारित उद्योग है, जहां कृषि से प्राप्त कच्चे माल के द्वारा आपको उद्योग होता हो उसे कृषि आधारित उद्योग बोलते हैं। और रेशम और वस्त्र उद्योग के बाद आपको चीनी उद्योग दूसरे नंबर पे आता है। चीनी के उत्पादन में भारत ब्राजील के बाद विश्व में दूसरे नंबर पे है। गन्ना के उत्पादन में भी आपको, अगर भारत में गन्ना के उत्पादन में भी कहने का मतलब है दोस्तों, क्या कहते हैं, ब्राजील के बाद भारत दूसरे नंबर पे है। चीनी मिल की स्थापना 1903-1904 के आसपास सबसे पहले बिहार में हुई थी। बिहार के सारण जिले के मरोहरा एक जगह का नाम है दोस्तों, जहां पे सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना की गई थी। इसके बाद दोस्तों, भारत में चीनी मिल के नए मिल आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में लगाए गए। चीनी उद्योग के मामले में अगर भारत में बात किया जाए तो अभी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है दोस्तों। गन्ने के उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। गन्ने के सर्वाधिक उत्पादक में हेक्टेयर वाइज तमिलनाडु। सबसे अधिक चीनी कारखाने कहाँ हैं तो महाराष्ट्र में। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन चीनी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उत्पादित होता है। अतः चीनी उद्योग में इन 2 राज्यों का बहुत बड़ा योगदान है। हम बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टों की उद्योगों से, तो भारत का सबसे प्राचीन औद्योगिक प्रदेश कोलकाता हुगली प्रदेश है। स्पंज आयरन के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान भारत का है, बता चुके हैं। भारत का पहला वस्त्र पार्क बेंगलोर में है। ईडी रेशम अनुसंधान संस्थान मेहंदी पाथर में है। रेशम उत्पादन में कर्नाटक 1 नंबर पे है। तसर अनुसंधान प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान रांची में है। दोस्तों, ये सभी चीज़ें आपको बताया जा चुका है। एक चीज़ है दोस्तों, कागज बनाने का सरकारी कारखाना नेपानगर मध्य प्रदेश में है। कागज बनाने का सरकारी कारखाना नेपानगर मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद में नोट छापने की मशीन है दोस्तों। नोट छापने की मशीन कहाँ लगाई गई है? मध्य प्रदेश में। खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 में की गई थी। खादी और ग्रामोद्योग दोस्तों, जो एक खादी वस्त्र होता है और उसे ग्रामीण परिवेश में उद्योग के रूप में विस्तृत करने के लिए 1956 में खादी और ग्रामोद्योग यानी विलेज इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी दोस्तों। पंजाब के होजरी में क्या कहते हैं, पंजाब में होजरी उत्पादन का प्रमुख केंद्र लुधियाना है। वायुयान उद्योग नासिक में। तेल शोधन कारखाना मथुरा में। ये सभी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। जस्ता उद्योग उदयपुर में। जलयान निर्माण में गोवा। भारी जल में थाल इस्पात में स्लीम। और खनिज तेल क्षेत्र अंकलेश्वर, जो हाल फिलहाल की खोजी गई प्रमुख संस्थाएं हैं दोस्तों। इसके बाद भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल अभी भी बोल चुके हैं, कानपुर में खोजी गई थी। उद्योग में दोस्तों अधिकतर बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, आते भी हैं तो एक चीनी मिल या सूती वस्त्र उद्योग से ज़्यादा आता है और लोह वस्त्र उद्योग से दोस्तों। तो लोह वस्त्र का कहने का मतलब दोस्तों लोहा और वस्त्र उद्योग से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, नहीं भी आते हैं। ये चैप्टर्स आपको क्वेश्चंस के मामले में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। अगले चैप्टर्स में हम परिवहन और उसके बाद भारत में आपको परिवहन के बाद क्या कहते हैं जनसंख्या और भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद दोस्तों भारत में हम मिसलेनियस में पढ़ेंगे कि भारत में कौन कहाँ है, कौन 1 नंबर पे है, कौन किस नदियों के किनारे बसा है। इन सभी फैक्टरों को देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद दोस्तों भारत में आपको सीमेंट उद्योग, दोस्तों सीमेंट उद्योग के बाद आपको इंजीनियरिंग वर्क्स,
इंजीनियरिंग वर्क्स उद्योग, ये सभी दोस्तों भारत के प्रमुख उद्योग रहे। जिसमें आपको एक उद्योग आता है जलयान उद्योग दोस्तों, जिसमें आपको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जलयान होता है यार, जलयान उद्योग दोस्तों, जिसमें हिंदुस्तान शिप लिमिटेड की आप बात करते हैं, शिपयार्ड लिमिटेड की। इसके बाद दोस्तों पर्यटन उद्योग, चिकित्सा उद्योग, जहां मेडिकल से संबंधित उपकरण बनाए जाते हैं। आधुनिक समय में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, जिसमें दोस्तों टेलीफोन, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो हैं दोस्तों, ये उद्योग बहुत ही चलन में है। देख सकते हैं यूपीपीएससी स्पेशल मेंस में 47, बीपीएससी में, एमपीपीएससी में, यूपीपीएससी में, फिर से आपको इसके अलावा एसएससी में ये क्वेश्चंस जो अभी जस्ट हम बोले दोस्तों कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश लगभग 72% है। ये क्वेश्चंस कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है, यह बस आपको एक एग्जाम्पल है दोस्तों कि छोटा क्वेश्चंस बड़ा क्वेश्चंस कुछ नहीं होता है, वही क्वेश्चंस आते हैं बार बार एग्जामों में। आप देख सकते हैं यूपीपीएससी में इसी क्वेश्चंस को दो बार दोहराया गया है दोस्तों। इसके बाद कुछ प्रमुख हम खनिज संसाधनों से जुड़े अन्वेषण सेंटरों की बात कर ले तो खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। भारतीय खान ब्यूरो, इसके बारे में दोस्तों बहुतों बार क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय खान ब्यूरो कहाँ पे है। ये आपको बहुत बार गलती भी हो जाता है क्योंकि खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है और इसी को खान ब्यूरो कभी कभी शॉर्ट में खान अनुसंधान लिख देता है। तो ये आप अनुसंधान जब देखें तो धनबाद मारे और खान ब्यूरो देखें तो नागपुर। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी में है, खेतरी राजस्थान में। जैसे अभी हमने बोला था कि उत्पादन की दृष्टि से अगर आपको पहला राज्य, हमने संचित भंडार की दृष्टि से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ बताया। भारत में उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ एक पे, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा आता है दोस्तों। तो आपको लगभग उत्पादन की दृष्टि से ही पूछता है, भंडारण की दृष्टि से बहुत कम पूछता है।